गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज आपका 9 जून 2026। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इंडिया स्पेस इकोसिस्टम मार्क्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अंडर इन स्पेस फ्रेमवर्क। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन स्पेस? इन स्पेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू प्रमोट, एथोराइज एंड सुपरवाइज नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट इंटरेस्ट इन स्पेस सेक्टर। मतलब ये जो है आपका इन स्पेस जो है, इसका मुख्य काम क्या है? ये अंतरिक्ष क्षेत्र में स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाली नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है और यह इसरो और निजी संस्थाओं के बीच एक सिंगल विंडो इंटरफेस की तरह काम करता है। कौन? इन स्पेस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ग्रांट द यूनियन एजुकेटिव द पावर टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड आउटर स्पेस एक्टिविटीज फेलिंग अंडर द यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका को संघ सूची के अंतर्गत आने वाले अंतर राज्य व्यापार, वाणिज्य और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित मामलों के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 246। बात करिए आर्टिकल 246 की, तो इसके तहत केंद्र और राज्य के बीच विधायकी शक्तियों का विभाजन होता है, जो कि 7वीं अनुसूची में है। बाहरी अंतरिक्ष ऑपरेटर, आउटर स्पेस पूरी तरह से संघ सूची का लिस्ट का विषय माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 246 के तहत ये शक्ति प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज ऑफ जून 2026 द ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग फ्रेमवर्क हैज़ बीन टाइटनेड, विच इंटरनेशनल ट्रीटी इस्टेब्लिश टू फाउंडेशन फॉर कार्बन मार्केट मैकेनिज्म ओरिजिनली। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण ढांचे को कड़ा कर दिया गया है। मूल रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि ने कार्बन बाजार तंत्र की नींव रखी है? तो कौन सी संधि है? तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यदि क्योटो प्रोटोकॉल की, तो इसको 1997 में 1997 में अपनाया गया था और यह पहला वैश्विक समझौता था जिसने कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन मार्केटिंग की शुरुआत की थी। कौन? क्योटो प्रोटोकॉल्स। याद रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 एंड वाटर वेपर। ठीक है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में CO2 और जलभाष्य जैसी ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो किस आपके वायुमंडल में है? तो ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल। बात करें यदि ट्रोपोस्फेयर की, तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है, जिसको क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। मौसम की सभी घटनाएं जैसे कि बादल, बारिश और अधिकांश ग्रीन हाउस गैसें इसी परत में पाई जाती है। किसमें? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंडिया रिसेंट ट्रेड परफॉर्मेंस डिस्कशन हाईलाइटेड द क्रिटिकल रोल ऑफ origin clause. What is the fundamental purpose of this clause in free trade agreement FTAs? पूछा जा रहा है कि भारत के हालिया व्यापार प्रदर्शन की चर्चाओं में रूल ऑफ ओरिजिन क्लाउज की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। मुक्त व्यापार समझौता FTA ने इस क्लाउज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि FTA में इस क्लाउज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार के अनुचित डाइवर्जन और शुल्क अववचन को रोकने के लिए किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत और का निर्धारण करना। ठीक है, किसी भी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत जो होंगे उस चीज़ को निर्धारण करना इस क्लाउज का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बात करें अगर रूल ऑफ ओरिजिन की, तो यह तय करता है कि कोई उत्पादक मूल रूप से किस देश से बना है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि तीसरे देशों द्वारा की जाने वाली डंपिंग को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और प्रोविजन एम्पावर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्मेट लॉज रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेडिस अंडर आर्टिकल 253।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत के कौन सा संवैधानिक निकाय यह प्रावधान भारत की संसद को अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संधियों के संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, कौन सा निकाय, कौन सा संवैधानिक निकाय? तो कौन सा संवैधानिक निकाय जो है अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संधियों के संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये है आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करें अगर इसकी आर्टिकल 253 की, तो यह संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए विशेष कानून बनाने का शक्ति देता है। इसके तहत संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ठीक, आर्टिकल 253 के तहत संसद, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली हाईलाइटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंस इंक्लूजन बाई प्रधानमंत्री जनधन योजना। इन विच ईयर प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से, ठीक है, लेन देन और वित्तीय समावेशीता पर प्रकाश डाला है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका 2014 को शुरू किया गया था। 8 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ये वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन का दुनिया का सबसे बड़ा मिशन माना जाता है। कौन? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कब ये इसको लॉन्च किया गया था, तो 8 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, विच कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया इज टर्म एज नैरो मनी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में कैपिटल आपूर्ति किस घटक को नैरो मनी कहा जाता है? तो किस घटक को कहा जाता है? तो M1। बात करें यदि M1 घटक की, तो इसको जो है नैरो मनी कहा जाता है। इसमें जनता के पास मौजूद नकदी और बैंकों के पास जमा डिमांड डिपॉजिट शामिल होते हैं। ठीक है, किसमें? M1 में। ध्यान रखिए इस चीज़ को, इसको ही नैरो मनी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द लिक्विड नैनो यूरिया एंड नैनो DAP फर्टिलाइजर हैज़ बीन रैपिड डोमेस्टिक एडोप्शन इन इंडिया, विच यूनिटी कमर्शलाइज द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने किसानों के लिए दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया व्यावसायिक रूप से पेश किया है? तो किस जो है, हाँ, किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया रूप से पेश किया गया है। तो ये है आपका इफ़को। ठीक है, कौन है? इफ़को। बात करें दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफ़को द्वारा विकसित किया गया है। यह पारंपरिक यूरिया के उपयोग को कम करके मिट्टी की गुणवत्ता को बचाता है। कौन? इफ़को। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट रूट्स प्राइमली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सोयल इन विच केमिकल फॉर्म्स। पूछा जा रहा है कि पौधे की जड़ें मुख्य रूप से मिट्टी से नाइट्रोजन को किस रसायन रूप में अवशोषित करती है? तो किस में? NO3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइट्रेट्स NO3। पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वे मिट्टी से नाइट्रोजन को मुख्य रूप से नाइट्रेट्स के रूप में अवशोषित करते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, काजा डिक्लेरेशन वाज फीचर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिव्यूज रिसेंटली, व्हाट सेक्टर डज इट प्राइमरी एड्रेस। पूछा जा रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक समीक्षा में काजा घोषणा को प्रमुखता से शामिल किया गया है। यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन ये है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल टूरिज्म एंड एलिफेंट कंजर्वेशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के 5 देशों के बीच हुआ एक समझौता है। इसका उद्देश्य अफ्रीका हाथियों का संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, काजा डिक्लेरेशन का। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ? ये 5 देशों के बीच में संधि हुआ है, समझौता है, और इसमें जो है अफ्रीकी हाथियों का संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
विच मेजर रिवर क्रिएट्स द फेमस विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड विद इन द कवेंगो जम्बेरी ट्रांसफ्रंटर कंजर्वेशन लैंडस्केप। कौन सी प्रमुख नदी प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है जो कावंगो जाम्बेजी ट्रांसफिटर संरक्षण प्रदेश के भीतर स्थित है? तो ये कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाम्बेजी नदी। ठीक है, कौन हो जाएगा? जाम्बेजी नदी। ये जो है प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स इसी नदी पर स्थित है। यह नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रेनफोर्स्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग क्लीन एयर एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू लाइफ गारंटी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में स्वच्छ हवा से संबंधित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तित सुदृढ़ किया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 21, जीवन का अधिकार। बात करें अगर आर्टिकल 21 की, तो ये जो है राइट टू लाइफ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। न्यायपालिका के अनुसार स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीनी इसी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पहली बार प्रदूषण मुक्त वातावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया गया है? तो किसे है? तो ये है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, MC मेहता बनाम भारत संघ। ये क्या है? तो MC मेहता बनाम भारत संघ ओलियम गैस लीक मामला एक ऐतिहासिक केस है, जिसके बाद जो है इसी केस के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण को अनुच्छेद 21 से मजबूती से जोड़ा गया है, जो कि आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। ठीक है, उसी से इसको जोड़ा गया है। प्रदूषण मुक्त वातावरण के अधिकार को आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है। किस केस से? तो आपका ओलियम गैस लीक केस से। ये किसके बीच हुआ था? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मुक्त वातावरण के अधिकार को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से जो है मजबूती से जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक यह विशिष्ट स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे ने गैर संचारी रोगों के लिए उपचार नेटवर्क के लिए विस्तृत पर जोर दिया है। हाल के सतत स्वास्थ्य संकेतों में कौन सा भारतीय राज्य बार बार शीर्ष पर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला जो है सबसे शीर्ष पे है हेल्थ इंडेक्स में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में केरल लगातार शीर्ष टॉप पर रहता है। इसका कारण वहाँ का मजबूत प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल और कम शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, IMR इसका जो है मुख्य कारण है इसको टॉप पे रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय कैबिनेट के किस प्रस्ताव द्वारा की गई थी? इसने किस वर्ष भारत के दशकों पुराने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है? पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय कैबिनेट के एक प्रस्ताव से के द्वारा किया गया था, किस योजना के तहत जो है इसको इस प्रतिस्थापित किया गया था? सबसे पहले तो आप बताओ कि नीति आयोग की जो है स्थापना कब हुई है? तो नीति आयोग की स्थापना आपका 2015 में हुआ है, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को किसके प्लेस पे? तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के जगह पे जो है आपका आया है। प्लानिंग कमीशन के जगह इसको लाया गया है। कब? 1 जनवरी 2015 को, ध्यान रखिएगा। इसने जो है 65 साल पुरानी योजना जो कि प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह ली है और यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। कौन? नीति आयोग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्री क्षेत्रों में परिचालन सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स
की तैनाती की समीक्षा की गई है। भारतीय नौसेना का कौन सा कमान पूर्वी तट पर पनडुब्बी बचाव कार्यों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न नेवल कमांड्स, पूर्वी नौसेना कमान। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में है। यह कमान बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के गहरे सबमरीन बचाव कार्यों का मुख्य केंद्र है। ठीक, कौन? ईस्टर्न नेवल कमांड्स, पूर्वी नौसेना कमान। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है आपका, कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है और बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के बीच एक रणनीति समुद्री गलियारे के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा है? तो ये है पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। ठीक, बात करें यदि पाक जलडमरू मध्य की, तो भारत तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक, यह रणनीति जलमार्ग बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। किसके? जलमार्ग बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। कौन? पाक जलडमरू मध्य। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये था आपका आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। होप करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। एक आपका 1 मिनट लूँगा मैं। अभी आपके इस चैनल पे जो है बहुत ही कम मेंबर जुड़े हुए हैं, तो मेरा टारगेट है 1K फैमिली कंप्लीट करने का, तभी जो है मैं आप लोगों के साथ लाइव भी जुड़ सकूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को पूरा कर दोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।